गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज की कक्षा में हम कृतिका भाग 2 का पाठ सना सना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। तो इस पाठ की लेखिका है मधु कांकारिया। जब व्यक्ति शहरी भागा भाग से ऊब कर कभी कभी दूर पहाड़ों की सैर पर निकल जाता है ताकि शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में खुद को तरोताजा कर सके। शहरी वातावरण, रोजमर्रा की जिंदगी, एक जैसी उपकाऊ जिंदगी, काम, थकान, तनाव और इस सब में कभी कभी व्यक्ति को सैर सपाटा या प्रकृति की गोद में जाकर अपने आप को शांति और सुकून की जरूरत पड़ती है। तो लेखक का मधु कांकारिया भी जब रोजमर्रा की जिंदगी से ऊब जाती थी तो वो कुछ दिनों के लिए पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ती थी। और ये यात्रा जब वो पहाड़ों की यात्रा पर जाती थी तो वहाँ के रमणीय वातावरण, वहाँ के जनजीवन से वो परिचित होती थी और अपनी इन यात्राओं को वो एक विवरण की तरह लिखती थी। उनके कई यात्रा वृतांत बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कई यात्रा वृतांत लिखी हैं। उन्हीं में से एक है ये सना सना हाथ जोड़ी। ठीक है। इस पाठ में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है, जहां पर लेखिका मधु कांकारिया वो यात्रा करती है। इस पाठ का जो शीर्षक है उन्होंने एक नेपाली प्रार्थना पर लिखा है, सना सना हाथ जोड़ी, हाम्रो जीवन तिम्रो कसौली। इसका अर्थ है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ये प्रार्थना की पंक्तियां उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखी थी। इस पाठ में लेखिका मधु कांकारिया ने अपनी गंगटोक से लेकर हिमालय तक यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया है। साथ ही वहां के कठिन जीवन, स्त्री पुरुषों के जीवन संघर्ष का भी बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उनका मन प्राकृतिक मनोहारी छटा देखने से अधिक उन जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। वे लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। लेखिका ने क्या कहा है? गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती है। पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकाओं में रहने वाले लोग ऐसे ही बहुत कठिन जिंदगी जीते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। तो इसलिए लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। सिक्किम के राजधानी गंगटोक शहर को रात में देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे धरती पर उतर आई हो। सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं, है ना। जब हम किसी पहाड़ पर खड़े होकर मैदानी इलाके में देखेंगे तो रात के समय में क्या होता है
कि सभी घरों की जो लाइट होती है, बत्तियां जलती है, लाइट जलती है, शहर की लाइट जलती है, तो पहाड़ पर जब खड़े होंगे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे काला मतलब आकाश है और आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, है ना। ठीक उसी तरह से जब हम किसी पहाड़ पर खड़े होकर जब मैदानी या शहर को जब देखते हैं रात के समय में, तो लाइटों के जो टिमटिमाहट होती है, ऐसे लगता है कि जैसे आकाश के तारे नीचे टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो गंतक शहर को रात में देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता कैसे? तारों से। रात के समय में आसमान कैसे सुंदर लगता है? तारों से सुंदर लगता है ना। तो तारों की सुंदरता नीचे धरती पर उतर आई हो, सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। ये ऐसा शहर है जिसकी सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर है। किसी भी समय में देखेंगे, अगर सुबह सुबह देखेंगे तो सुबह का प्राकृतिक दृश्य अनूठा, बहुत सुंदर होगा। शाम में देखेंगे तो उस समय की प्राकृतिक छटा कुछ और रहेगी, और रात में देखेंगे तो उस समय की भी प्राकृतिक छटा कुछ और रहेगी। बहुत ही सुंदर लगेगा कि रात हो, सुबह हो या शाम हो, ये हर समय जो है अपनी सुंदरता को बिखेरता है, अलग अलग छटाओं बिखेरता है। लेखिका को सुबह यूमयांग के लिए निकलना था। एक स्थान है, वो अपनी यात्रा कर रही है, तो उनको जो है यूमयांग के लिए निकलना था। लेकिन जब लेखिका की आंख खुलती है तो वो दौड़कर जो है बालकनी की तरफ चली जाती है, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। पर आसमान हल्के हल्के बादलों से घिरा होने के कारण वे कंचनजंगा को नहीं देख पाई। लेकिन किस्म किस्म के रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। जो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में जो है विभिन्न तरह के फूलों की घाटियां, जिसको बोलेंगे, जिसको कहा जाएगा फूलों की घाटियां। इन पहाड़ी इलाकों में यहाँ के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल अलग ही तरह के होते हैं, बहुत ही सुंदर, ठीक है। अलग अलग किस्म के जो है फूल यहाँ पर बिखरे पड़े थे, खिले थे, और उन रंग बिरंगे फूलों को देखकर जो है लेखिका का मन जो है प्रसन्न हो जाता है। कंचनजंगा न देखने का जो अफसोस होता है वो सारा मिट जाता है इन फूलों की सुंदरता को देखकर। गैंगटॉक से चलते समय उनका ड्राइवर कम गाइड, मतलब जो उनका ड्राइवर था, जिसका नाम था जितेन नार्गे। ड्राइवर का नाम क्या था? जितेन नार्गे। और वो गाइड भी था और उनका ड्राइवर भी था। उसने बताया कि युमथांग यहाँ से 149 किलोमीटर है। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी। लेखिका पूछती है, क्या वहां बर्फ नहीं मिलेगी? क्योंकि लेखिका को बर्फ देखने का बड़ा शौक था। तो वो बच्चों की तरह जो है अपने गाइड से सवाल करने लगती है, क्या वहां पर बर्फ देखने को नहीं मिलेगी? तो युमथांग के रास्ते में जब वो आगे बढ़ रही थी, ठीक है, तो युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में एक कतार में लगी सफेद रंग की 108 पताकाएं, झंडियां, जिनके ऊपर मंत्र लिखे थे, वो लगे हुए थे। ठीक है, कितनी थी? 108 पताकाएं जिन पर जो है मंत्र लिखा हुआ था, जिनके बारे में उनके गाइड और ड्राइवर, मतलब वो गाइड भी था और उनका ड्राइवर भी था, नार्गे ने बताया यहाँ पर गौतम बुद्ध को बड़ी मान्यता में दी गई है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को पूजा जाता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, किसी भी बहुत बड़े मतलब बौद्ध जो धर्म के जो अनुयायी होते हैं बुद्धिस्ट की, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर
किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं फहराई जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और दूसरे किस्म की भी पताकाएं लगी जाती हैं, लेकिन वो होती है किसी शुभ अवसर पर, किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए या किसी शुभ अवसर पर जो है भी पताकाएं लगाई जाती है, लेकिन वो पताकाएं होती है रंग बिरंगी। ठीक है, वो रंग बिरंगी पताकाएं होती है। लेखिका देखती है कि वहां की दुकानों और जितेंद्र नार्वे जिस जीप में वो सफर कर रही थी, उस नार्वे की जीप में भी जो है दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा जो है वो तिब्बत के एक बौद्ध गुरु है। ठीक है, उनको वहां पर पूजा जाता है, उनको माना जाता है। ठीक है, तो दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु है जो बौद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। उनकी तस्वीरें, वहाँ पे लोग जो है इन पर श्रद्धा रखते हैं। इनकी तस्वीरें जो है हर जगह पर पूजी जाती है। हर दुकान, हर जगह पर जो है इनकी तस्वीर लगी हुई थी। रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा, एक जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये कौन बता रहा है? ये उनका ड्राइवर जो जितेंद्र नार्वे है, वो उनको बता रहा है कि इस रास्ते में, इस जगह पर जो है जहां से वो गुजर रहे थे, वहां पर जो है गाइड फिल्म, एक फिल्म की शूटिंग हुई थी। रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया कि यह प्रेयर व्हील है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचती है, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। सभी कोई जो है एक जैसी ही विचारधारा, सारे भारत में एक ही जैसी विचारधारा है कि ये करने से ये पाप धुलेंगे, अगर गाय को दान देंगे तो ये पाप धुलेंगे, अगर ब्राह्मणों को ये दान दिया जाएगा, ये पूजा पाठ कराया जाएगा तो अच्छे कर्मों मतलब मिलेंगे, या अच्छा हम कर्म कांड होगा, या हमारे पाप धुलेंगे, ईश्वर प्रसन्न होंगे। ये सारे भारत की धारणा है। तो इतनी दूर गंगटोक, सिक्किम, पहाड़ी इलाका, वहां पर भी एक जैसी सोच का लेखिका देखती है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं, कल्पनाएं एक जैसी है। मतलब सारे भारत में लोगों के विचार, सारे भारत के, सारे विश्व में लोगों के विचार जो है वो एक जैसे है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला क्यों न हो। मार्ग में मतलब रास्ते में लेखिका ने वहां के बाजार, लोग और बस्तियां देखी। स्वेटर बुनती युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली दिखते हैं। देखते ही देखते रास्ता छोटे और हिमालय बड़ा और बड़ा होता गया। जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ बढ़ती जा रही थी, तो जो है लोग जो है दूर होते चले जा रहे थे, और हिमालय वो और विशाल, क्योंकि वो करीब होते जा रहे हिमालय के, तो इसलिए जो है हिमालय जो है वो विशाल और विशाल होता जा रहा था, और बाजार, गांव वो पीछे छूटते जा रहे थे। वादियां चौड़ी होने लगी थी। बीच बीच में करिश्मे की तरह, एक आश्चर्य की तरह जो है रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते मिल जाते थे। जगह जगह पर फूलों की घाटियां जो है लेखिका को रंग बिरंगे फूल, तरह तरह के अलग अलग आकार प्रकार के फूल जो है, नए नए किस्म के फूल लेखिका को देखने के लिए मिल रहे थे। लेखिका उस शांत, सघन हरियाली का
आनंद उठाने में लगी थी। वहाँ का जो वातावरण था, जहाँ से लेखिका की जीप जा रही थी, जैसे जैसे वो हिमालय की तरफ बढ़ती जा रही थी, एकदम वातावरण जो है बिल्कुल शांत, दीर्घ गंभीर सा नजर आ रहा था। जैसे हिमालय दीर्घ गंभीर था, उसी तरह से रास्ता भी जो है वो शांत नजर आ रहा था। और लेखिका जो है इस शांति का, इस हरियाली का, इस मौसम, खुशनुमा मौसम का जो वो आनंद उठा रही थी। लेखिका उस शांत और सघन हरियाली का आनंद उठाने लगी। वह भी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती है, तो कभी ऊपर से गिरते दूध की धारा की तरह झरझर गिरते झरनों को। जगह जगह पर जो है हिमालय के पहाड़ों से जो है झरने पानी फूट रहा था। वो भी कैसा था, एकदम साफ निर्मल। किस तरह से? जिस तरह से दूध झाग वाला। तो वो उन झरनों का जो है और शांत वातावरण का वो आनंद लेते हुए जो है उनकी जीप आगे बढ़ रही थी। तीस्ता नदी का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर था। ऊंचाई से पूरे वेग के साथ शिखरों से भी शिखर से गिरता सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी देखा। यहाँ पर जो है सेवन सिस्टर मीन एक शिखर से दूसरे शिखर से जो है गिरते हुए उसे जो है यहाँ पर कहा था सेवन सिस्टर वाटरफॉल को भी लेखिका ने देखा। लेखिका प्राकृतिक सौंदर्य को देखते देखते मंत्रमुग्ध सी आगे बढ़ती जा रही थी कि अचानक उनके पैरों में ब्रेक सा लग जाता है। वे देखती है कि उस अद्वितीय सौंदर्य के बीच कुछ पहाड़ी युवतियां पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है और इस प्रकृति की सुंदरता की सबसे अनमोल सुंदरता नारी, कमजोर कोमल नारी, उनका जीवन, वहां की जो स्त्रियों का जो जीवन जो है वो बहुत ही कठिन था। कोमल कोमल सी नाजुक नाजुक सी स्त्रियां जो है पहाड़ों के पत्थरों पर बैठकर हथौड़ों से पत्थर को तोड़ रही थी। पत्थर तोड़ना बहुत मेहनत का काम है, परिश्रम, कठिन परिश्रम का काम है। तो इस सुंदर वातावरण में ये नाजुक स्त्रियां, उस सौंदर्य से एकदम विपरीत दृश्य लेखिका को दिखाई देता। प्रकृति तो अपनी पूरी सुंदरता पर है, लेकिन अपना जीवन यापन करने के लिए इन पहाड़ी स्त्रियों को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। पहाड़ों से पत्थर तोड़ रही है वो, ठीक है। तो कई युवतियों की पीठ पर तो बच्चे भी बंधे थे। एक तरफ ममता, प्यार और दूसरी तरफ जीविका चलाने के कठिन साधना, कठिन परिश्रम करती युवतियां, ठीक है। तो कुछ पहाड़ी युवतियां पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। गोरी सुंदर काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए ये पत्थर तोड़ रही है। कई युवतियों की पीठ की टोकरी पर बच्चे बंधे हुए हैं। लेखिका सोच में पड़ जाती है कि इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दयनीय जिंदा रहने की जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ दिखाई दे रही है कि अपने बच्चों को पीठ पर बांध पर, किसके पास छोड़ेगी अपने छोटे छोटे बच्चों को, वो उन्हें अपने पीठ पर बांध लेती है और साथ ही जो है हाथों से कठोर परिश्रम करती है। एक तरफ बच्चों का पालन पोषण और दूसरी तरफ अपने जीवन जीने, अपना पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम। तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ दिखाई दे रही थी। पूछने से लेखिका को पता चला कि ये पतले व संकरे पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का काम कर रही है। जो पहाड़ों पर चलने के लिए जो संकरे संकरे रास्ते हैं, जो
पर्यटकों को, लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, उन संकरे रास्तों को ये स्त्रियां पत्थर तोड़कर जो है चौड़ा करने में लगी हुई है, यानी परिश्रम कर रही है। लेखिका अपने अन्य साथियों के साथ चढ़ाई पर चढ़ती जा रही है। वहां उन्होंने 3-3.5 मीटर ऊंचाई चढ़कर 7-8 साल के बच्चों को स्कूल जाते देखा। उनका जीवन अत्यंत कठोर है। मतलब जो पहाड़ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर पहाड़ों पर चलना पड़ता है, झरनों, नदियों, तालाबों को पार करना पड़ता है, कठिनाई से उनका जीवन गुजरता है। लेकिन फिर भी जो है वो हंसते खेलते जो है अपना जीवन गुजारते हैं। तो उनका जीवन अत्यंत कठोर है। तराई पर एक ही स्कूल है। तराई मतलब मैदानी इलाका। मैदानी इलाके में पहाड़ों से ये आ रहे हैं, ऊंचा जगह जगह ऊंचे पहाड़ों पर इन लोगों का घर है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान कठिनाई से आते जाते हैं। लेकिन ये बच्चे फिर भी जो है स्कूल जा रहे हैं। ठीक है। तो तराई मतलब मैदानी इलाके में एक छोटा सा एक स्कूल है, और ये बच्चे जो है वहाँ स्कूल जाते हैं, और जाने के बाद जब वो घर आते हैं तो अपने माँ के साथ मवेशिया मतलब जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, पानी भी भरते हैं, लकड़ियों के गट्ठर भी धोते हैं। संध्या समय जब जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी, वहाँ कई युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। बोकू मतलब जो एक पीछे टोकरी बंदी होती है, और जो है सामने भी जो है एक एप्रन जैसा होता है, उसे बोकू कहते हैं। बोकू पहनकर जो ये चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। युमथान पहुंचने के लिए लेखिका को रात में लायुंग में रात गुजारनी थी। उनको वहाँ पे रात में स्टे करना था, और वहाँ पे अपना जो पड़ाव जो उन्होंने वहाँ पर डाला था, रात में वो रुकी थी, क्योंकि रात के समय में पहाड़ी इलाके में यात्रा करना काफ़ी जोखिम भरा होता है, और उन्हें आगे की यात्रा करने के लिए जो है वो एक जगह पर अपने वो रुकती है, और उस जगह का नाम है लायुंग। ठीक है। लायुंग में पड़ाव लेना था। लेखिका वहाँ पर जो है वो विश्राम करती है रात के समय में, ताकि फिर सुबह में जो है फिर आगे बढ़ा जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सना सना हाथ जोड़ी का भाग 1। यहाँ पर मैं 3 प्रश्न दे रही हूँ। श्वेत और रंगीन पताकाएं किन किन अवसरों पर फहराई जाती है? इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देती है? ठीक है। ये जो है हमारे 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को जो है आप लोगों को करना है। मेरे इस वीडियो को आप लोग सुनिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, और अपनी कॉपी में इसको लिखिएगा। तो आज की कक्षा मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा कल, और इसी पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।